नमस्कार, मैं एसपी सिंह सिसोदिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीडीए की डीसीएल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से डीडीए की प्रॉपर्टी को समझने में या उसके पेपर वर्क को समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं। जैसे हम लोग प्लान करते हैं कि डीडीए की प्रॉपर्टी हमने देखनी है, डीडीए की प्रॉपर्टी हमें बाई करनी है, जिस भी सेगमेंट में आप प्लान कर रहे हैं। मेनली द्वारका के अंदर में 1 आरके से लेके तकरीबन 3 बीएचके तक का सेगमेंट है, जिसमें आप रेसिडेंशियल सेगमेंट में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से चीजों को प्लान करते हैं। अब बात आ जाती है कि प्रॉपर्टी फाइनल हो गया, प्रॉपर्टी देख ली, बहुत अच्छी है, सारी फैसिलिटीज हैं जो हमें चाहिए, सारी एमिनिटीज को मीट करता है ये प्रॉपर्टी। अब आप आते हैं प्रॉपर्टी के पेपर की तरफ में, प्रॉपर्टी की पेपर वेरिफिकेशन की तरफ में। प्रॉपर्टी का पेपर कितना जेन्युइन है, जो कंसल्टेंट हमें कह रहा है वो वाकई सब कुछ अच्छा है। बैंक की तरफ हमारा फाइनेंस बैंक के थ्रू होना है, बैंक क्या मैक्सिमम इस पे लोन देगा, क्योंकि जब तक आप बैंक को प्रॉपर्टी के पेपर दिखाना चाहिएगा, उससे पहले जो है कंसल्टेंट या सेलर आपसे कमिटमेंट चाहेगा, आपसे चाहेगा कि डील लॉक करें आप, ताकि वो आपको एक पेपर की कॉपी दे, पेपर का पूरे सेट का एक कॉपी दे और आप उसको किसी भी जानकार को या बैंक को उसको दिखा सकें कि पेपर जेन्युइन है कि नहीं है। उससे पहले आप अपने स्तर पे प्रॉपर्टी के पेपर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये पेपर जो है वो जेन्युइन है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीडीए की प्रॉपर्टी जो है वो अलॉटमेंट के थ्रू मिलती है। डीडीए आपको फॉर्म भरवाता है, उसके बाद आपको ड्रॉ सिस्टम के थ्रू वो फ्लैट अलॉट किया जाता है। जिसको फ्लैट अलॉट होता है उसको हम लोग अलॉटी कहते हैं। अलॉटी को एक फ्री होल्ड कैटेगरीज में फ्लैट अलॉट किया डीडीए ने। 2 कैटेगरी नॉर्मली डीडीए पहले देता था। एक हायर परचेज की कैटेगरी डीडीए की होती थी, दूसरी फ्री होल्ड की कैटेगरी होती थी। अभी हम फ्री होल्ड की बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि आप जो आज पेपर देख रहे हैं रीसेल में, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप फ्री होल्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और फ्री होल्ड कैटेगरी में जो नॉर्मली पेपर डीडीए की डीसीएल प्रॉपर्टी में देखा जाता है, क्योंकि अलॉटी जिसको कि 2005 में अलॉट हुआ, सपोज आप द्वारका के अंदर प्लान कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि द्वारका का फ्लैट में 2 बीएचके प्लान कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है, मुझे पसंद आ गई है, मैंने अपनी फैमिली को भी दिखा दिया है। आज हम पेपर वर्क को देखना चाह रहे हैं कि पेपर किस तरीके का है प्रॉपर्टी का, उसकी जेन्युइनिटी को चेक करना चाह रहे हैं। तो जब आप द्वारका का 2 बीएचके सेगमेंट, जिसको कि द्वारका के 2 बीएचके सेगमेंट को डीडीए की लैंग्वेज में एमआईजी फ्लैट बोला जाता है, मिडिल इनकम ग्रुप का फ्लैट। अब आप उसके पेपर को आज देख रहे हैं। 2005 का ड्रॉ है, नवंबर दिसंबर मंथ में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 2006 जनवरी फरवरी तक लोगों के पेपर वर्क कंप्लीट हो गए थे, जिसको अलॉट किया गया था उनके पेपर वर्क कंप्लीट हो गए थे। आज 2020 में आप वो प्रॉपर्टी को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। 3 या 4 बार ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम, बहुत बार भी बिक जाती है प्रॉपर्टियां। रीसेल की प्रॉपर्टी डीडीए के अंदर में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि प्रॉपर्टियां रीसेल के अंदर में बहुत फ्रिक्वेंटली बिकती हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है डीडीए के अंदर में। लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे लंबे टाइम तक भी रहना है। और कई लोगों का स्वैपिंग होता है कि मैंने 2 बीएचके अर्ली फेज में लिया था, आज मेरे पास अच्छी स्थिति है, मैं इसको बेच के 3 बीएचके की तरफ मूव करता हूँ। तो डीडीए की प्रॉपर्टी जो है फ्रिक्वेंटली सेल होता रहता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि उसका सेल जो है बहुत अच्छी तरीके से प्लान रहता है कि इसको बेचने में आपको तकलीफ नहीं होगी। जो पेपर आपको डीडीए की प्रॉपर्टी के अंदर में आज वेरीफाई करनी है वो ये है कि जिसको अलॉट हुआ है उसके अलॉटमेंट के पेपर आपको देखने हैं, उसका जेई लेटर देखना है, जिसके अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन डीडीए ने करी थी जब उसको टाइम फ्रेम दिया था कि 90 डेज के अंदर में आपको पूरी पेमेंट, यानी कि जितनी भी डीडीए ने पेमेंट आपसे डिमांड करी थी फॉर्म भरते वक्त में, जो अलॉटमेंट लेटर में आपका डिमांड आया है, वो पेमेंट आपको जमा करनी है और उसके लिए आपको 90 डेज का टाइम दिया जाता है। जब आप पेमेंट जमा करने के लिए जाते हैं तो आपको एक पेमेंट चालान की कॉपी मिलती है कि आपने पेमेंट जमा कर दी है, डीडीए के खाते में वो पेमेंट चली गई है। इस बीच में डीडीए आपको पोजीशन हैंडओवर करता है प्रॉपर्टी पे। आपके जेई जो इस एरिया के होते हैं वो वहां पे आते हैं और जिसको अलॉट हुआ है उसको पोजीशन दिया जाता है, जिस कंडीशन में डीडीए ने फ्लैट आपको दिया उसके बारे में डिटेल पोजीशन पे लिखा रहता है। पोजीशन लेटर किस डेट को एग्जीक्यूट हुआ, ये पेपर आपको देखना होता है। उसके बाद एक एनओसी आपको मिलती है, जिसपे भी बिजली पानी लेने का आपको ऑथराइज किया जाता है कि पार्टिकुलर फ्लैट पे आप बिजली पानी ले सकते हैं।
अब डीडी का जो कन्वेंस डीड का पेपर है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कि आपको कन्वेंस डीड है कि नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कन्वेंस डीड में क्या क्या देखने का होता है, कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। नॉर्मली कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट जो होता है वो डीडीए जब कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करता है, तो कन्वेंस डीड का जो मतलब है वो ये है कि डीडीए ने आपको फ्लैट का फ्री होल्ड कैटेगरी यानी कि मालिकाना हक अब आपको दे दिया है। डीडीए ने एक सर्टेन अमाउंट पे फ्लैट अलॉट किया था, सर्टेन अमाउंट आपने डीडीए के खाते में जमा कर दिया। डीडीए ने कहा कि मेरी अथॉरिटी जो है, मेरा सब रजिस्ट्रार जो है, जो मेरी जोन में सब रजिस्ट्रार ये वाले हैं, आप सब रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास जाके आप डीडीए के अलॉट हुए फ्लैट की जो कॉस्ट थी उसके अगेंस्ट में आप स्टैंप ड्यूटी जमा करते हैं। स्टैंप ड्यूटी जमा करने के बाद सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे आपका पेपर एग्जीक्यूट होता है और आपके पेपर कन्वेंस डीड में ट्रांसफर होता है, यानी कि अब आपके प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपको मिल गया। अथॉरिटी ने आपको ये प्रॉपर्टी जो है आपके नाम में साइन करी थी और आपको सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कैटेगरीज में आपकी तरफ में बढ़ा दिया। आपकी प्रॉपर्टी अब फ्री होल्ड कैटेगरीज में कन्वेंस डीड के साथ में आ गई है। कन्वेंस डीड के टाइम पे नॉर्मली डीडीए के अंदर में हम लोग देखते हैं कि अलॉटमेंट हस्बैंड के नाम पे हुआ। जब कन्वेंस डीड का वक्त आया तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के फोटोग्राफ लगे हैं कन्वेंस डीड के अंदर में, दोनों की एग्जीक्यूशन हुई है। इसका आपको ध्यान रखने का है कि कन्वेंस डीड के अंदर में अगर दोनों का एग्जीक्यूशन हो रखा है तो अगली फाइल, यानी कि जब वो किसी को फर्स्ट टाइम सेल करते हैं तो उस टाइम पे जब एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड हुआ या जीपीए रजिस्टर्ड हुआ या एसपीए रजिस्टर्ड हुआ, उस टाइम पे भी वो दोनों लोग यानी कि हस्बैंड वाइफ जो कन्वेंस डीड के अंदर में फोटोग्राफ दोनों की लगी हुई हैं, दोनों ने अपने नाम पे कन्वेंस डीड कराई थी, उन दोनों का उस जगह पे होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि मेन पेपर जितने भी अलॉटमेंट से लेके आप जब तक कन्वेंस डीड तक पहुंचते हैं तब तक हस्बैंड के नाम पे अलॉटमेंट था और कन्वेंस डीड में वाइफ के साथ भी हस्बैंड को क्लब किया गया है। क्या हमें हस्बैंड को ही मेन मान के चलना चाहिए? जी नहीं, आपको ये देखना होगा कि जब वो प्रॉपर्टी पहली बार सेल हुआ, रीसेल मार्केट में पहली बार सेल हुआ, तो रीसेल मार्केट के अंदर में आपको यहाँ चेक करना है कि आपको जो रीसेल के प्रॉपर्टी के पेपर है, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल है या सेल डीड है या जीपीए है या आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एसपीए है, इन सब में भी वो महिला यानी कि हस्बैंड के साथ उनका भी होना अनिवार्य है। अगर महिला के नाम अलॉटमेंट हुआ था तो पुरुष जो है उसके साथ कन्वेंस डीड में होंगे, उनका भी होना अनिवार्य है। सपोज कन्वेंस डीड में सिर्फ सिंगल आदमी के नाम ही कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि वो मैरिड हैं या वो नहीं चाहते उस चीज को कैटेगराइज करने के लिए, तो पेपर वर्क जो है कन्वेंस डीड पे जिन लोगों का नाम है वही आगे प्रोसेस होगा। सपोज हस्बैंड का अकेला नाम है तो आगे भी सेल डीड की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो अकेले उन्होंने एग्जीक्यूट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर आगे चलेगा। अब सेल डीड वाले पेपर में, कन्वेंस डीड वाले पेपर में आप डीडी की प्रॉपर्टी के पेपर आपने देख लिए। डीडी की प्रॉपर्टी के पेपर में नॉर्मली 4 पेपर आप पे फोकस करने होंगे। एक तो आपको अलॉटमेंट लेटर, जेई लेटर, पोजीशन लेटर और उसके बाद आप आ जाते हैं कन्वेंस लेटर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास में एनओसी होनी चाहिए, आपके पास में पेमेंट चालान होना चाहिए। जब ये प्रॉपर्टी अलॉटी से फर्स्ट बायर ने इसको परचेज किया, सपोज वो सन 2007 का रहा होगा, 2008 का रहा होगा, जब प्रॉपर्टी पहली बार जो है रीसेल मार्केट में किसी ने परचेज करी इस प्रॉपर्टी को, उसके बाद उसने उस वक्त जो प्रॉपर्टी परचेज करी होगी उसको एग्रीमेंट टू सेल आपका रजिस्टर्ड हुआ होगा या आपने सेल डीड रजिस्टर्ड कराई होगी। अगर सेल डीड रजिस्टर्ड कराई होगी तो आपको जीपीए की जरूरत नहीं है, और अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करा रखा है तो आपको जीपीए की जरूरत है। जीपीए मैंडेटरी है, उस टाइम पे चेक आपको होना चाहिए जीपीए। आपके साथ एसपीए होनी चाहिए, आपके साथ विल होना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर्टी 2-3 बार सेल होते हुए आज आपके पास आई है, तो आपको ये सारे प्रॉपर्टी के पेपर वेरीफाई करने हैं कि आपकी कंप्लीट चेन फाइल जो है कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप ये पेपर वेरीफाई करते हैं तो इसको टेक्निकली जब वेरिफिकेशन आपने देख लिया, पेपर आप आपके सामने से गुजर रहे हैं, अब इसकी जेन्युइनिटी चेक करनी है कि पेपर ये ठीक है कि गलत है। इंफॉर्मेशन वाइज पेपर लगा हुआ है, जिस तरीके के पेपर होने चाहिए वो होने चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे कह सकते हैं कि 2000 रुपए का नोट है, देखने में तो लगता ही है कि बिल्कुल नोट है, तो इसके ये जाली है या सही है या गलत है, इसको चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि डीडीए ने बहुत टाइम पहले ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाल दी थी, जो कि आपको dda.org पे मिल जाएगा। जब आप उसके हाउसिंग सेगमेंट में आप आएंगे तो आप अपने पेपर को, लॉटरी पेपर को वेरीफाई कर सकते हैं। वहां पे नॉर्मली हाउसिंग सेगमेंट में आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, पेमेंट
का डिटेल चेक करना है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट वाली फाइल पे, जो अलॉटमेंट पहली बार डीडीए ने अलॉट किया था, अलॉटमेंट वाली फाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड प्रायोरिटी नंबर ऊपर की तरफ में मेंशन रहता है। आप वहां से वो चीज लेके और अपने वेबसाइट में जब आप उसका डाटा इनपुट डालेंगे, डाटा डालेंगे, तो आपको वो फाइल उस जगह पे दिखेगी। अगर वो जेन्युइन है तो उसका डिटेल वहां पे दिखेगा कि हाँ फलने नाम आदमी के नाम पे अलॉटमेंट हुआ था, फलने आदमी के नाम पे अलॉटमेंट यहाँ भी दिख रहा है, तो आप उसकी जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं वहां पे। अब आ जाता है रीसेल प्रॉपर्टी को कैसे चेक करें। तो रीसेल प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप डीडीए की वेबसाइट्स पे आके डीडीए प्रॉपर्टी डीडीए पे आपने डीडीए की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। अब आप आ जाते हैं स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड पे, जहां आप रीसेल की प्रॉपर्टी का पेपर चेक कर सकते हैं कि हाँ इसके नाम जो सेल डीड कन्वर्ट हुआ था 2010 के बाद इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस के पेपर आ गए थे, तो आप ई गवर्नेंस के पेपर जो है वहां पे आप चेक कर सकते हैं। वहां आप देख सकते हैं कि हाँ इसके नाम स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में ये स्टैंप इन्होंने ही परचेज किया है, स्टेटस लॉक्ड का है या ओपन का है, तो आप वहां ये पेपर को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपके काम आएगी। धन्यवाद।